एबीपी न्यूज के हाथ अंजलि से जुड़ी दो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज लगी है। 31 दिसंबर की शाम की है यह फुटेज। अंजलि के साथ उसके दोस्त निधि की भी तस्वीरें इसमें दिख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तस्वीर में एक लड़का भी नजर आ रहा है। यही है वो दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो एबीपी न्यूज के हाथ लगी हैं। ये तस्वीरें अंजलि के घर के पास की हैं। पहली तस्वीर में अंजलि और निधि के साथ सफेद रंग का जैकेट पहने एक लड़का दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में अंजलि और निधि कहीं जाते दिख रहे हैं। सबसे पहले बात पहली तस्वीर की। ये सीसीटीवी तस्वीरें बीते साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर की शाम 7:07 की हैं। स्कूटी पर अंजलि और निधि दोनों बैठी हैं और स्कूटी अंजलि का दोस्त चला रहा है। अंजलि बीच में बैठी है और निधि पीछे। स्कूटी से उतरकर निधि अंदर चली जाती है और अंजलि स्कूटी चलाने वाले दोस्त से बातें करने लगती है। दोनों के हाव भाव से लग रहा है जैसे दोनों की अच्छी जान पहचान है। अंजलि जेब से कुछ निकालकर उस लड़के को देती है और वो चला जाता है। इन सीसीटीवी तस्वीरों को दिखाकर जब हमने अंजलि की मां से इस लड़के के बारे में पूछा तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। ये लड़का है जो वाइट जैकेट में दिखाई दे। आपके नोन है, कोई जानने वाला है? नहीं मैम, ये हमारे कोई जानने वाला नहीं है। पुलिस के सामने चुनौती नए किरदार को ढूंढने की भी है। तो अंजलि केस में अब तक 4 लड़कों के बारे में पता चला है। इनमें से एक से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक ने खुद कैमरे के सामने आकर सफाई दी है, लेकिन सवाल ये कि बाकी के 2 लड़के कौन हैं? लड़का नंबर 1 जो अंजलि के साथ देर रात होटल में मौजूद था। लड़का नंबर 2 जिसका नाम अंजलि के साथ जुड़ा। लड़का नंबर 3 जिसने 31 दिसंबर की शाम अंजलि को घर छोड़ा। कंझावला कांड में ये वो 3 लड़के हैं जो अंजलि के दोस्त बताए जा रहे हैं और इनका नाम केस के दौरान सामने आया। इनमें से नवीन वो शख्स है जिससे दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ की थी, लेकिन क्यों ये भी सुन लीजिए। उसने मेरे को फ़ोन कर करके सर उसने बहुत फ़ोन किए। उसने फ़ोन किए, फिर उसने कोई लड़का भेजा है मेरे पास जो हमारे यहाँ का था। उसने वो लड़का मुझे लेने आया। मैं 11:30 बजे पहुँचा हूँ होटल में। नवीन के मुताबिक अंजलि के कहने पर उसे एक शख्स लेने आया था और यही था लड़का नंबर 4 जिसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। हालांकि इस केस में एक और शख्स का नाम जुड़ रहा है जिसने सफाई दी है कि अंजलि केस से इसका कोई कनेक्शन नहीं। जी जानते थे, 3 साल पहले हमारी दोस्ती थी। वो हमारी बुआ है, उनके उधर रहती है, पड़ोसी थी उनके। तो मेरी बुआ की बेटी की शादी थी तो हमारी उधर वो मुलाकात हुई थी, तो हमारी दोस्ती हुई थी उधर से। लेकिन सवाल ये है कि अंजलि को घर छोड़ने आया तीसरा लड़का कौन है? जो अंजलि के कहने पर नवीन को घर लेने आया था, वो चौथा लड़का कौन है? तो कंझावला कांड में एक संदिग्ध किरदार निधि है, जिसके बयानों में और हकीकत में विरोधाभास है। अब अंजलि के दोस्त नवीन ने ऐसा दावा कर दिया है, जिसके बाद सवालों की सुई फिर से निधि की तरफ घूम गई है। कंझावला कांड में नए किरदारों की एंट्री से निधि के दावे दरकने लगे हैं। पुलिस ने अंजलि के जिस दोस्त नवीन से पूछताछ की है, उसका दावा है कि निधि और अंजलि के बीच झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था। निधि की और अंजलि की लड़ाई हो जाती है। निधि पैसे मांगती है अपनी अंजलि से, अंजली चाबी मांगते निधि से। ये आपस में हाथापाई कर लेती है, हम छुड़वा देते हैं। नवीन के बयान को ध्यान में रखते हुए अब निधि के पुराने दावे सुनिए। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन राक्षस में भी होटल के मैनेजर ने खुफिया कैमरे पर बताया था कि निधि और अंजलि में झगड़ा हुआ था। नवीन के मुताबिक उसकी मौजूदगी में 2 बार अंजलि और निधि आपस में लड़े थे। पहली लड़ाई कमरे के अंदर हुई थी और दूसरी होटल के बाहर। निधि पैसे मांगती है अपनी अंजलि से, अंजलि चाबी मांगते निधि से। ये आपस में हाथापाई कर लेती है, हम छुड़वा देते हैं। निधि के बयान और नवीन के बयान में अंतर क्यों है? क्या निधि अब भी कुछ छुपा रही है? इस सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस को ढूंढना है। और देखिए, रोहिणी के जिस होटल में अंजलि और निधि पार्टी करने पहुंची थी, वहां का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो देखिए। दिल्ली के रोहिणी इलाके का यही वो होटल है जहां से निकलने के बाद मौत अंजलि का पीछा कर रही थी। रोहिणी के इसी होटल के बाहर घटना वाली रात का नया सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। फुटेज में नजर आ रहा है कि मृतक अंजलि होटल के बाहर खड़ी है। बाहर कुछ लोग आए जिन्हें अंजलि ने रिसीव भी किया। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि अंजलि की इन लोगों से कुछ कहा सुनी भी हुई। फिर कुछ लोग अंजलि के पीछे पीछे होटल में जाते हैं। 2 बार अलग अलग गाड़ियों में आए लोगों को अंजलि खुद नीचे से आकर रिसीव करती है।
अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कौन थे और अंजलि से इनकी क्या बातचीत हुई थी। क्या ये भी बाकी दोस्तों की तरह अंजलि के बुलाने पर पहुंचे थे या फिर निधि से इनका कोई नाता है? इन सवालों ने कंझावला कांड को और भी पेचीदा बना दिया है। इन सवालों के जवाब ही दिल्ली पुलिस को मामले की तह तक पहुंचा सकते हैं। कंझावाला कांड से जुड़े 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7वें आरोपी ने सुल्तानपुरी थाने पहुंचकर सरेंडर किया। आज उसकी पेशी होगी। गुरुवार तक कंझावला कांड में सिर्फ 5 आरोपियों के ही नाम देश जानता था, लेकिन शुक्रवार को अंकुश और आशुतोष नाम के 2 और आरोपियों के नाम पुलिस ने एफआईआर में जोड़े थे। आशुतोष को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की सुबह ही दबोच लिया था और शाम होते होते 7वें आरोपी अंकुश खन्ना ने खुद ही सुल्तानपुरी थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस आज रोहिणी कोर्ट में अंकुश को पेश करेगी और रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले जांच टीम ने आशुतोष को रोहिणी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल के सामने पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उसको पता था सब कुछ, बट उसने भी हाइड किया। उसने इनको सपोर्ट किया और एविडेंस मिटाने में मदद की है। बाकी फ्रेश अरेस्ट था वो, और क्या कहते हैं, पीसी 5 डेज की मांगी थी बट 3 डेज की अलाउड हो गई है। आशुतोष एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी का मालिक है। आशुतोष पर आरोप है कि उसे 5 आरोपियों ने वारदात के बारे में पहले ही बताया था, बावजूद उसके उसने पुलिस को जानकारी नहीं दी। बेहद मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस बहुत जल्द आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करे। माना जा रहा था कि वारदात वाली रात गाड़ी में 5 आरोपी सवार थे, लेकिन अब पुलिस ने इस थ्योरी को बदल दिया है। कहा जा रहा है कि कार में 5 नहीं, सिर्फ 4 ही आरोपी थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि दीपक नाम के आरोपी ने कबूला था कि वो गाड़ी चला रहा था। असल में वो वारदात के वक्त गाड़ी में मौजूद ही नहीं था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमित ने घटना के बाद फोन कर अपने बड़े भाई अंकुश को पूरी जानकारी दी थी, जिसके बाद अंकुश ऑटो से अपने रिश्तेदार दीपक को लेकर आशुतोष के घर के बाहर पहुंचा था। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लिहाजा अंकुश ने ड्राइवर के तौर पर दीपक को प्लांट किया। पुलिस के शुरुआती पूछताछ में दीपक ने भी कबूल किया था कि वही गाड़ी चला रहा था। मतलब ये कि सारे आरोपी मिलकर पुलिस की जांच को भटका रहे थे और इसका मुख्य षड्यंत्रकारी था अंकुश, जिसने अब सरेंडर कर दिया है। अंकुश का यही रोल है कि हाँ, वो भी इसमें शामिल था। उसको पता था सब कुछ, बट उसने भी हाइड किया। उसने इनको सपोर्ट किया और एविडेंस मिटाने में मदद की है। बाकी फ्रेश अरेस्ट था वो, और क्या कहते हैं, पीसी 5 डेज की मांगी थी बट 3 डेज की अलाउड हो गई है। कंझावला कांड में पुलिस धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत में पुलिस ने मामले को हादसा बताने की जल्दी दिखाई, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या अंजलि को पहले भी कोई मारना चाहता था? क्या कोई था जो नहीं चाहता था कि अंजलि जिंदा रहे? ऐसे सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि 6 महीने पहले भी किसी ने अंजलि की स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी थी। स्कूटी से, मतलब पीछे से किसी ने, गाड़ी ने टक्कर मारी थी। ये नहीं पता चला था, वो मारने वाला मार के भाग गया। टक्कर किससे हुई थी? नए साल का सूरज उगता, उससे पहले ही अंजलि के जीवन का सूरज डूब गया। परिवार से बातचीत के दौरान एबीपी न्यूज को पता चला कि 6 महीने पहले भी वो मौत के मुंह से बचकर आई थी। अंजलि के परिवार का दावा है कि दिल्ली के ही पंजाबी बाग इलाके में किसी कार चालक ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी। तब अंजलि की हालत इतनी खराब थी कि सर के ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। अंजलि का भी इलाज सफदरजंग में हुआ था ना, एक एक्सीडेंट हुआ था 6 महीने। हाँ, वहीं से हुआ था, पंजाबी बाग की साइड हुआ था। स्कूटी से हुआ, मतलब पीछे से किसी ने, गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसमें भी। परिवार का यह खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि 6 महीने के भीतर अंजलि का दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, इतना ये सर फट रहा था जब भी। अच्छा। टांके में सिला सा गया था जब भी, फिर भी इसका इलाज बहुत पैसों में हो रहा था। पैसे भी नहीं थे, फिर भी इस लड़की थोड़ी बच गई थी इसमें। पिछली बार अंजलि की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बच गई थी, लेकिन इस बार जिंदगी मौत से हार गई। तो वारदात वाली रात निधि अपने जिस घर आई थी, एबीपी न्यूज निधि के उसी रहस्य लोक तक पहुंचा है। इस घर को निधि ने 2 महीने पहले ही खरीदा था। हम इस समय निधि के घर के ठीक सामने हैं। ये देखिए, निधि का घर है C1/309 सुल्तानपुरी, और इसी घर में यहीं पर निधि रह रही है। ये जो घर है, यहाँ पर निधि है और साथ में निधि का भाई है। और ये देखिए, हम इस घर के भीतर जा रहे हैं। निधि का जो पूरा घर है, कौन वहाँ रहता है,
और देखिए इस घर का ये पहला फ्लोर है, ये बंद है, यहाँ बर्तन रखे हुए हैं। आपको हम पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं निधि के घर की, और निधि से पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है। बहुत ज़रूरी है निधि का बयान। ये निधि के घर की तस्वीर, इतना बड़ा घर निधि ने लिया है, ये अपने आप में ये भी एक पहलू है। ये ऐसा कहा जाता है कि निधि का कहना है कि वो अंजलि के घर गई है। हालांकि अंजलि के घर वाले इसको नहीं मानते हैं, लेकिन इन दोनों की दोस्ती में इस घर का भी रोल है कि यहाँ पर कौन कौन आता था, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। कंझावला केस का आज 7वां दिन है और इन 7 दिनों में दिल्ली पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन पुलिस की जांच से अंजलि का परिवार खुश नहीं है। इसलिए परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अंजलि के परिवार का कहना है कि दिल्ली पुलिस पहले दिन से पूरे मामले को एक्सीडेंट बता रही है, इसलिए अब उन्हें पुलिस की जांच पर संदेह है। परिवार के बाकी सदस्यों को भी खतरा बताकर अंजलि की मां ने कंझावला कांड की सीबीआई जांच की मांग की है। ये भी कह रही है कि आप लोगों पर भी खतरा है। मेरे घर में लड़कियां बहुत हैं, मेरे यहाँ भी हम 6 बहन सिस्टर हैं, और वहाँ भी 2 बच्ची और 1 बच्ची और है अभी कुंवारी, 2 बेटी और है मेरी। अंजलि का शव जिस बुरी हालत में मिला था, उसे देखकर पूरा देश हिल गया था, और अब परिवार की एक और दर्दनाक कहानी सामने आई है। परिवार के मुताबिक अंजलि घर की इकलौती सदस्य नहीं थी जिससे मर्डर का शक है। अंजलि की मां के मुताबिक उसके पति की भी हत्या कर दी गई थी और बाद में उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। आप कह रही हैं कि आपके पति को भी मारा गया? हाँ जी। पुलिस ने क्या कहा कि आत्महत्या कर ली? हाँ, उस टाइम पे तो पुलिस ने आत्महत्या बता दी थी। मां का आरोप है कि उन्हें पहले भी इंसाफ नहीं मिला और अब भी इंसाफ मिलने की कम उम्मीद दिख रही है, इसलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। यूपी के हरदोई से हादसे की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जिसने कंझावाला कांड की याद दिला दी। एक्सीडेंट के बाद कार ने नाबालिग को करीब 200 मीटर तक घसीटा। हालांकि राहत की बात यह रही कि नाबालिग की जान बच गई। तेज रफ्तार भागती कार और उसके पीछे फंसा ये बच्चा चीखता रहा, लेकिन ड्राइवर ने नहीं रोकी कार। दिल्ली के कंझावला में जैसी वारदात ने अंजलि की जान ले ली, हुबहू वैसा ही हादसा हरदोई में हुआ, जब एक कार ने पहले 15 साल के बच्चे को टक्कर मारी, फिर उससे करीब 200 मीटर तक तेज रफ्तार में अपने साथ घसीटता रहा। आखिर में भीड़ ने जब कार का रास्ता रोक दिया, तब जाकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और बच्चे की जान बच सकी। हालांकि बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। कोचिंग जा रहे थे शाम के 5 बजे तरफ, वो 5 से 6 कोचिंग थी और हम साइकिल से थे, तो उसने बेगनान ने वो ठुक्कर मारी, उसने लगड़ते हुए 1 किलोमीटर लिया गया। इस हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन तब तक भीड़ ड्राइवर का बुरा हाल कर चुकी थी। कार चालक को हिरासत में लिया गया है, उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घायल बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और अब बात जोशीमठ की खबरों की, जहां भू धसाव ने सबको परेशान कर दिया है। केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, तो वहीं सीएम धामी भी आज जोशीमठ जाने वाले हैं। सरकार ने आपदा में बेघर हुए लोगों को प्रति परिवार 4000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर सरकार एक्शन में है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक बैठकों का दौर चल रहा है। कल सीएम धामी ने जोशीमठ पर बड़ी बैठक की। इस बैठक में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम धामी ने बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने, डेंजर जोन को खाली करवाने और आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट करने के निर्देश दिए। आज सीएम धामी जोशीमठ जाएंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे। जोशीमठ में सीएम प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करने वाले हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जोशीमठ मामले पर देहरादून ने सीएम ने बैठक की, तो दिल्ली ने भी बड़ा फैसला लिया। जोशीमठ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 6 सदस्यों की कमेटी गठित की है। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी जोशीमठ जाकर मौजूदा हालात का जायजा लेगी। उम्मीद है नई कमेटी के दिए सुझावों पर काम होगा, न सिर्फ नाम। और जोशीमठ में धंसती जमीन पर एक्शन लेते हुए सरकार ने एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट समेत सभी निर्माण कार्यों पर तुरंत रोक लगा दी।
अब सवाल यह है कि जोशीमठ आज प्रकृति की मार झेल रहा है या विकास ने उसका बुरा हाल कर दिया है। यह है जोशीमठ का एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट। धंसती जमीन के लिए इसी प्रोजेक्ट को जिम्मेदार मानने वाले जोशीमठ में कम नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने इसी प्रोजेक्ट की पड़ताल स्थानीय लोगों के जरिए की। तो क्या ये 10 साल से आपका होटल था, तो अचानक से क्या हुआ? क्या टनल के आने की वजह से या क्या वजह रही होगी, क्यों अचानक से जो है ये होटल ये भरभरा करके गिर पड़ा आपका? टनल के अंदर क्या पता विस्फोट वगैरह ब्लास्ट वगैरह जो करते होंगे वो, उसकी वजह से क्या पता चट्टानें हिल गई होगी, आपस में छोटे छोटे टुकड़े हो गए होंगे उनके, और पानी नीचे से धंसाव होने लगा होगा, तब गई होगी ये एनटीपीसी के। क्या आप यहाँ कब काम करते थे? मैं 2011 से 2015 तक मैंने इस टीबीएम साइट पे काम किया है। और जो ये टनल मैं आपको बता दूं, जो टीबीएम टनल बोरिंग मशीन है, यहीं से एनटीपीसी का प्रोजेक्ट शुरू होता है। इस टीबीएम ने जाना था आपका डायरेक्ट तपोवन में इसे मिलना था। इस पे ऊपर एक सरसाफ्ट है, इनका बाईपास टनल है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो जोशीमठ में पहले लूज आ रहा था, इस लूज की वजह से इनकी टीबीएम वहाँ पर फंस गई थी। जोशीमठ में त्राहिमाम हो रहा है। आपको संवाददाता ध्रुव मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसको देखकर आपको मौजूदा हालात का पता चलेगा। इसी साल 2 जनवरी को जोशीमठ की जेपी सोसाइटी में अचानक दरारें आनी शुरू हो गई। दरारें भी ऐसी जिससे तेल मिला पानी आने लगा। लोगों में दहशत है। पूरी मिट्टी जो है ये मिट्टी यहाँ पर पूरे इसमें आ चुकी है, पत्थर तमाम गिर के यहाँ पर आ चुके हैं। और सबसे अलग तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो ये पानी जो है, इस जो क्रैक्स जो आए हैं, इनमें अचानक से पानी बढ़ गया है, पानी आना शुरू हो गया है। ये आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा मात्रा में पानी, और साथ ही साथ ये हल्की सी मिट्टी जो है इसमें बह करके आ रही है इस पानी के साथ। घर और अस्पताल के बाद अब आपको जोशीमठ के खेतों में लेकर चलते हैं। यहाँ एबीपी न्यूज के कैमरे ने क्या देखा, आप भी देखिए। देखिए खेतों में किस तरीके की बड़ी बड़ी दरारें हैं, और पिछले लोग बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन में इस तरीके से हुआ है कि अचानक इतनी बड़ी दरारें आ गई। ये बहुत बड़ी दरारें हैं जो लोगों को डरा रही हैं, और जो लगातार चाहे खेत हो, यहाँ के होटल हो, हर जगह दरारें हैं। लेकिन देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी जो दरारें हैं वो यहाँ पर आ गई हैं इस खेत में। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। जोशीमठ का धार्मिक महत्व है। अब शंकराचार्य ने एक बड़ी चिंता जाहिर कर दी है। हालांकि आईआईटी रुड़की से राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। जोशीमठ में दरारें हर जगह हैं। अब एक मंदिर भी भूधसाव से क्षतिग्रस्त हो गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस भूधसाव पर चिंता जाहिर की है। मनमाना हो रहा है। दिल्ली में बैठे लोग या उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं, जो लोग पहाड़ों की प्रकृति को नहीं समझते हैं, वो लोग विकास की योजनाएं बना दे रहे हैं और उसी को यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को जो समझ रखते हैं उनको उसमें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसी का ये परिणाम। धर्मगुरु की इस गंभीर चिंता के बीच वैज्ञानिक भूधसाव का कारण खोजने में जुटे हैं। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की के अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में एक मशीन उपलब्ध है जिसे इलेक्ट्रिकल एक्सेसिबिलिटी टेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इससे जमीन के अंदर कई तरह की इमेज ली जा सकती है, जो कि भूधसाव के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। भूधसाव का एक्चुअल कारण ये जब तक कि उसकी हम इमेजिंग नहीं करेंगे वो पता नहीं लगेगा। तो इस इमेजिंग के लिए, अंडरग्राउंड इमेजिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त मशीन है। 1 जनवरी 2024, यकीन मानिए आने वाले वक्त में ये तारीख सियासत का नया अध्याय साबित होने वाली है और इसके रुझान आने शुरू हो गए। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। त्रिपुरा में अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लेकर राम मंदिर की तारीख बताई तो कांग्रेस भड़क गई। सुनिए अमित शाह को कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया। 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी हैं? आप क्यों हैं? आप पॉलिटिशियन हैं। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, किसानों का दाम देना आपका काम है। अमित शाह का बयान बिहार पहुंचा तो आरजेडी को भी चुभन महसूस हुई। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हुआ है। नफरत की जमीन पर
राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। बिहार सरकार अपने खर्चे पर आज से जातीय जनगणना शुरू करने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार इसके लिए खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश से सवाल पूछा। आज का दिन बिहार के लिए खास है। आज से बिहार में जातीय जनगणना का काम शुरू हो रहा है। जातियों की गिनती का काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा, जिसमें घरों की गिनती की जाएगी, जबकि दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे और अंतिम चरण में लोगों की उसकी जाति, उपजाति और धर्म के बारे में पूछा जाएगा और जवाब के आधार पर नया डेटा बनाया जाएगा। बिहार सरकार के मुताबिक जनगणना करने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। बिहार सरकार जातिगत जनगणना अपने खर्चे पर करा रही है। इसमें करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं बीजेपी ने नीतीश पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, इसलिए 2 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक में कास्ट सेंसस कराने का निर्णय लिया गया और अब 7 जनवरी से अगर प्रारंभ भी हो रहा है तो केवल मकानों की सूची बनाई जाएगी। बिहार के रोहतास में आदिवासियों ने वन विभाग के कार्यालय पर हमला बोल दिया। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने किसी तरह अपनी जान बचाई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के रोहतास जिले में कल रात बड़ा बवाल हो गया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी जुटे और वन विभाग की रेंज ऑफिस पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने फॉरेस्ट रेंजर को मारपीट कर घायल कर दिया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आगजनी की। मामला रोहतास के अकबरपुर का है, जहां नागा टोली में रहने वाली एक आदिवासी महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया कि महिला की मौत में वन विभाग के कर्मचारियों का हाथ है। गुस्साए आदिवासियों ने वन विभाग के कार्यालय पर हमला बोल दिया। रेंजर के अलावे कई वन कर्मियों और अधिकारियों पर हमला बोल दिया। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि मृत महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, जबकि वन विभाग का कहना है कि मृत महिला जंगल से लकड़ी चोरी करके ले जा रही थी। उसे दौड़ाया गया तो वो भागते समय एक गड्ढे में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालात बिगड़ते देख डीएम और एसपी अकबरपुर पहुंचे और गुस्साए आदिवासियों को शांत कराने की कोशिश की। डीएम का दावा है कि हालात कंट्रोल में हैं। लाश के पोस्टमार्टम के बाद महिला की मौत की वजह से सस्पेंस हटेगा। दिल्ली के पार्षद भूल बैठे हद। जी हां, दिल्ली का मेयर कौन होगा ये जवाब मिलने से पहले ही एमसीडी में महाभारत छिड़ गई। प्रतिनिधियों ने अपने व्यवहार से एक बार फिर शर्मसार किया। इसी हंगामे की वजह से कल दिल्ली एमसीडी में मेयर का चुनाव टल गया। कल सुबह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद सदन में मौजूद थे। वोटिंग से पहले शपथ होनी थी, लेकिन जैसे ही सत्या शर्मा ने शपथ ली, आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जता दिया। कह दिया कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ क्यों नहीं दिलाई गई। बस इसके बाद तो दोनों तरफ से बवाल बढ़ गया। असल में दिल्ली में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 10 बीजेपी पार्षदों को मनोनीत किया है। साथ ही प्रोटेम स्पीकर भी बीजेपी के ही हैं। बवाल इसको लेकर भी बढ़ता चला गया। दोनों तरफ से आरोपों की बौछार शुरू हो गई। जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे भाई प्रवीण ने विरोध किया तो आप देखिए, इनको शीशे से हमला करके इनका हाथ काट डाला, इनके कपड़े फाड़ डाले। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। सीडी के मेयर चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता, व्हिप भी लागू नहीं होता। इस वजह से मेयर पद के चुनाव में जोड़ तोड़ की आशंका बनी हुई है। न्यूज इन व्यूज में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि देश के किन 4 शहरों में फैला तेंदुए का खौफ। कहा तेंदुए ने किया महिलाओं पर हमला, तो कहा पूरी सोसाइटी में रहा रत जगा। देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा, उन्नाव, सीतामढ़ी, कटनी, देश के इन 4 जिलों में तेंदुए का ऐसा खौफ दिखा कि लोगों की नींदें उड़ गई। 4 पैरों की दहशत कहीं खत्म हो गई तो कहीं बरकरार। मध्य प्रदेश के कटनी में एक जंगली इलाके में तेंदुआ कटीले तारों में फंस गया। तेंदुए को देखकर हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया, फिर उसका रेस्क्यू किया। बिहार के सीतामढ़ी में तेंदुए ने खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है। इसी बीच NH-77 पर तेंदुआ देखने से खौफ डबल हो गया। यूपी के 2 शहरों में तेंदुआ टेरर का दूसरा नाम बना हुआ है।
राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव के बद्रीखेड़ा और कोडरा गांव के बीच दिखा एक किसान ने तेंदुए को देखकर उसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद इलाके में डर का करंट फैल गया। उधर ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में 3 दिन पहले देखे गए तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू जारी है। एनिमल एम्बुलेंस की टीम सोसाइटी में मौजूद है, लेकिन अभी तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है। चाकू रखने की सलाह देकर विवादों में फंसने वाली साध्वी प्रज्ञा ने क्यों थामा बल्ला और साध्वी निरंजन ज्योति ने किसे कहा? गंगादास, यमुनादास, बीजेपी की 2 फायर ब्रांड साध्वी पर देखिए ये रिपोर्ट। पिच पर बीजेपी की फायर ब्रांड साध्वी, हाथ में बल्ला और जोरदार हैट्रिक। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट में कुछ इस तरह अपनी बैटिंग का कमाल दिया। प्रज्ञा ने बल्ला पकड़कर जोरदार शॉट्स लगाए। ये क्रिकेट टूर्नामेंट इसलिए अनोखा है क्योंकि इसमें खिलाड़ी भारतीय वेशभूषा में खेलते हैं और कमेंट्री संस्कृत में होती है। अब एमपी के भोपाल से लेकर आपको चलते हैं यूपी के फतेहपुर, जहां बीजेपी की एक और फायर ब्रांड साध्वी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। फतेहपुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के निशाने पर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, वही लोग जो सिरे से राम को नकारते रहे और राम भक्त हनुमान के मंदिर में जा रहे हैं। जिस दौरान कंझावला केस में लड़की से दरिंदगी की चर्चा पूरे देश में है, उसी दौरान गुरुग्राम में कुछ ऐसा हुआ जिसने आधी आबादी को और डरा दिया। ये वीडियो चीन के सबसे चमकीले शहरों में शुमार शंघाई से आया है। अब तक चीन की जेब भरते रहे शंघाई पर जब आफत आई तो जिनपिंग ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अस्पतालों में बेड के लिए कोरोना मरीजों की कतार लगी है, लेकिन बेड तभी मिलता है जब किसी की मौत हो जाए, क्योंकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बेहद कम है। चीन में कोरोना से बढ़ती मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक है ऑक्सीजन की कमी। शंघाई में कोरोना मरीजों का सड़कों पर इलाज चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संकट मेडिकल ऑक्सीजन का है। स्थिति यह है कि सड़क किनारे में मरीजों को रोटेशन के आधार पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन दी जा रही है। ऐसे में जो बच जाएं, वो किस्मत वाले हैं। चीन में विकराल कोरोना और चकनाचूर हेल्थ सिस्टम का अंजाम ये तंबू है। दक्षिण चीन के गुइझोउ में इन तंबुओं में लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मौत का मातम मना रहे हैं। वैसे इस तरह के तंबू चीन के शहर शहर में नजर आ रहे हैं। कोरोना का सच छिपाने के लिए जिनपिंग का हर झूठ ऐसे तंबुओं में जमा लोगों के गम कई गुना बढ़ा देता है। तो कहां आई ऐसी ऊंची ऊंची लहर कि डूबने लगा एक शहर? इस रिपोर्ट में देखिए। बॉम्ब साइकिल की वजह से कैलिफोर्निया अब कुदरत के कहर का एपिसेंटर बन चुका है। सैलाब की विध्वंसक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तूफान ने 24 घंटे में कैपिटोला इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इन 2 तस्वीरों से तबाही की पिक्चर और क्लियर होगी। 4 दिन पहले कैलिफोर्निया के कई इलाके इस तरह बाढ़ में डूबे थे। अब इसी तरह की दहशत कैपिटोला इलाके में देखने को मिली। ऊंची ऊंची लहरों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। कैलिफोर्निया के अलग अलग इलाकों में तूफान से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अब भी कम से कम 1 लाख घरों की पावर सप्लाई ठप है। कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि कैलिफोर्निया के कई इलाके अगले 7 दिनों में पानी की चपेट में होंगे। कहा जा रहा है कि 20 ट्रिलियन गैलन पानी कैलिफोर्निया के अलग अलग इलाकों में तबाही मचाएगा। ये इतना पानी है जिससे यहाँ का हर घर आधे फुट पानी में डूब सकता है। तो कंझावला केस ने पूरे देश में चर्चा कर दी है और उसी गुरुग्राम में कुछ ऐसा हुआ जिसने आधी आबादी को और डरा दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक शख्स महिला से बाइक पर बैठने के लिए कहता है। महिला बैठने से इनकार कर देती है। बस इतनी सी बात पर ये शख्स हमलावर हो जाता है। नशे में धुत बाइक सवार महिला पर हमला कर देता है। एक के बाद एक हेलमेट से वार करता है। महिला बीच बचाव करती है पर उसके सिर से खून बहने लगता है। इस दौरान पास में मौजूद ऑटो ड्राइवर बीच बचाव की कोशिश भी करता है, लेकिन ये शख्स उसे भी पीट देता है। उन्होंने आके बोला
कि आओ मेरी बाइक पे बैठो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप ये क्या बातें कर रहे हैं। मैं उतर के जैसे ही जाने लग गई, उन्होंने अपनी बाइक साइड में लगाई, पहले मुझे मारना शुरू किया, फिर मेरे ऑटो वाले को मारना शुरू किया और गंदी गंदी गालियां बकी। इसी दौरान 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक जो पुलिस वाले आए उन्होंने खुद शराब पी रखी थी। जैसे ही तस्वीरें सर्कुलेट हुई, पुलिस के सीनियर अफसर एक्टिव हुए, मामले में एक्शन लेने की बात कहने लगे। जो पीड़िता हैं उनकी स्टेटमेंट के आधार के ऊपर इसमें केस दर्ज किया जा रहा है और इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और आज शाम 7 बजे राजकोट में भारत श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। आज का मैच जीतने वाली टीम सीरीज भी जीत जाएगी। आज बदले का दिन है। पुणे की हार भूलकर सीरीज की ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाने का दिन है। टीम इंडिया का कारवां पुणे से राजकोट पहुंच चुका है। होटल में टीम इंडिया का जोरदार स्वागत हुआ। मैच से पहले जोश बढ़ाने के लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगे। अब इन खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन से धमाका करना है और राजकोट का राजा बनना है। राजकोट में शाम 7 बजे मुकाबला शुरू होगा। राजकोट की पिच को बैट्समैन फ्रेंडली माना जाता है। इस मैदान पर रनों का अंबार खड़ा होता है। ऊपर से इतिहास खंगालेंगे तो साफ हो जाएगा कि भारत का पलड़ा क्यों भारी है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर 4 में से 3 T20 जीते हैं, जबकि श्रीलंका को SCA मैदान पर T20 खेलने का अनुभव नहीं है। भारत पिछली बार 10 बायलैटरल T20 सीरीज में से कोई सीरीज नहीं हारी है। श्रीलंका कभी भारतीय सरजमी पर T20 सीरीज नहीं जीत पाया है। ऑलमोस्ट मस्ट विन गेम है, श्रीलंकासाठी मस्ट विन गेम है. तर एक ऑब्वियसली एक्साइटमेंट पण राहते अशी गेम्स खेळणं. दे कैन ओनली बी गुड फॉर अस एंड होपफुली वी कैन प्ले वेल एंड गेट द राइट रिजल्ट. और अब बात यूक्रेन की। यूक्रेन ने कैसे हवा में ही मार गिराया रूस का अटैक हेलीकॉप्टर और समंदर में किसने किया विस्फोट, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस का ये अटैक हेलीकॉप्टर आया था यूक्रेनी सैनिकों का शिकार करने, लेकिन शिकारी खुद शिकार बन गया। यूक्रेनी सैनिकों ने ट्रक गन की मदद से हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर दिया। उसके बाद हेलीकॉप्टर धू धू कर जलने लगा। कुछ सेकंड पहले तक हवा से बातें करने वाला ये फाइटर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जमीनी लड़ाई में यूक्रेन की सेना पर रूस के टैंक भारी पड़ रहे हैं। ये फुटेज रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। अंग्रेजी अक्षर Z वाले टैंक यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में आग उगल रहे हैं। ये देखिए टारगेट को किस तरह उड़ाया जा रहा है। हवा और जमीन पर बारूदी एक्शन देखने के बाद आपको ब्लू बैटल ग्राउंड का शॉकिंग वीडियो दिखाते हैं। नीले समंदर में इस जोरदार धमाके की वजह है अंडर वाटर माइंस। रूसी नेवी ने ओडेसा के करीब ब्लैक सी में पानी के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी, जिसका पता यूक्रेन को चला तो उसे डिफ्यूज कर दिया गया। तो दोनों देशों के बीच लगातार जंग जारी है। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को लेकर 2 दिनों का युद्ध विराम है। ये पहले का वीडियो है जिसको रूस ने जारी किया था। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात जोशीमठ की करेंगे। यहां भूधसाव ने सबको परेशान कर दिया है। जोशीमठ में कल एक मंदिर भी भूधसाव की वजह से टूट कर गिर गया। एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ इन दिनों भूधसाव की जद में है, जिसकी वजह से यहां तमाम घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहां पर अब मकानों के टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं जोशीमठ के सिंहधार वार्ड में मौजूद हूं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, एक मंदिर था यहां पर, घर के ऊपर ये मंदिर बना हुआ था। ये अचानक से टूटकर गिर चुका है और यहाँ जिस मकान पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, आप देखिए इसकी हालत क्या हो चुकी है। यहाँ से ये पूरा क्रैक्स पड़ चुके हैं और दूसरी तरफ को ये झुक चुका है। पीछे बल्लियों के सहारे से इसको रोका गया है, इसका लेंटर रोका गया। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम आपको दूर से ही यहाँ से दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ किस तरीके के हालात बन चुके हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो इस घर के जो लोग थे वो उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। क्या नाम क्या है आपका? हरीश। आप यहीं रहते हैं? जी। ये मंदिर ये कब टूटा? ये 3 बजे टूटा कल। अच्छा, क्या ये जो दरारें पड़ रही हैं उसी की वजह से टूटा या ऐसे पहले से खराब था? जो ये दरारें पड़ी उसकी वजह से।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। जो ये घर जहाँ से ये मंदिर टूटा था और इसके जो है जो लोग थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, जोशीमठ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें अब बात ठंड की, जो दिल्ली एनसीआर को परेशान किए हुए है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। देश की राजधानी पर कोहरे का भी मार पड़ी है और एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम है। आपको बता दें उत्तर रेलवे की 32 ट्रेन देरी से चल रही है। तो ठंड की वजह से दिल्ली एनसीआर वाले लोग परेशान हुए हैं। तो अहमद बिलाल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अहमद बिलाल, इस वक्त आप कहां हैं और वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्या मौसम बना हुआ है फिलहाल? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं सुल्तानपुरी इलाके में हूं और जैसा कि बताया जा रहा है दिल्ली समेत, राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में जो है वो ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज जो है वो दिन का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहने का अनुमान है। कल भी जो है वो दिल्ली जो है वो बेहद सर्द रही थी। सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कल दर्ज किया गया था। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम तापमान जो है वो कल था। और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर इलाके के जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए जो है वो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सामान्य से 2.2 डिग्री कम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है मौसम विभाग के मुताबिक। और देखिए कि आग के सहारे लोग जो है वो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। अम्मा, ठंड लग रही है? कितनी ठंड? बेटा बहुत लग रही है, रजाई लिया जी, बहुत ठंड लग रही है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।